हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2019 में आई एक स्पेनिश हाइस्ट मूवी हीरोइक लूजर को। ये मूवी एक नोवेल पर बेस है, लेकिन इस मूवी में दिखाई गई घटना सच्ची है। इस घटना के आसपास ही इस मूवी को बनाया गया है। अगर रेटिंग की बात करें तो इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, साथ ही ऑडियंस ने भी इसे काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से शहर की एक बंद पड़ी फैक्ट्री द मेथेडिक को देखते हैं। उसके सामने 3 लोग खड़े थे। फार्मिन और लीडिया हस्बैंड वाइफ है और तीसरा था एंटोनियो जो फार्मिन का दोस्त है। अभी 2001 का समय चल रहा है। दरअसल ये फैक्ट्री फार्मिन के ग्रैंडफादर की थी, लेकिन 30 साल पहले वो बैंक करप्ट हो गए। जब से ये फैक्ट्री बंद पड़ी है और फार्मिन इस फैक्ट्री को दोबारा शुरू करना चाहता है, क्योंकि इस फैक्ट्री से इस छोटे से शहर के लोगों को काफी मदद होगी। शुरुआत में ही उन्हें 30 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर एंटोनियो की बात की जाए तो वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ 1984 में आया था, जब यहाँ किसी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन उस काम से ज्यादा पैसे नहीं आते थे। और जब रोड का काम बंद हुआ, एंटोनियो की वाइफ अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई, लेकिन एंटोनियो यही रुक गया और अब यहाँ उसकी एक टायर रिपेयरिंग की शॉप है। एंटोनियो को ये फैक्ट्री का आइडिया कुछ पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फार्मिन और लीडिया के मनाने पर वो मान जाता है। अगले सीन में फार्मिन एक बाइक ठीक कर रहा था। दरअसल उसका एक पेट्रोल पंप और गैराज है। तभी वहाँ एंटोनियो रोलो नाम के आदमी के साथ आता है। रोलो भी उनका दोस्त है, वो एक स्टेशन मास्टर है। रोलो एक बहुत ईमानदार आदमी है। एंटोनियो और फार्मिन दोनों को उस पर बहुत यकीन था। दरअसल रोलो और एंटोनियो ने डेकुला नाम के एक बैंक एम्प्लॉय से बात की थी, क्योंकि उन्हें वो फैक्ट्री खरीदनी है, क्योंकि फिलहाल वो बैंक के कब्जे में है। दोनों ने डेकुला से मीटिंग फिक्स कर ली थी, लेकिन दोनों फार्मिन को उससे मिलने बोल रहे थे, क्योंकि डेकुला को सॉकर गेम बहुत पसंद है। और यहाँ पता चलता है फार्मिन अपने टाइम का सॉकर चैंपियन था। यहाँ तक कि गांव में लोगों ने उसका स्टैचू तक लगाया था, लेकिन किसी वजह से वो अपना गेम कंटिन्यू नहीं कर पाया। और अब कुछ ही लोगों को पता है फार्मिन एक सॉकर चैंपियन रह चुका है। अगले दिन दोनों उस बैंक एम्प्लॉय से मिलने जाते हैं। ये दोनों का सपना है कि वो अपनी कंपनी फिर से शुरू कर सके। दोनों जाकर उस बैंक एम्प्लॉय से मिलते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है उस फैक्ट्री को वापस लेने उन्हें लगभग $3 लाख लगेंगे। ये सुनकर दोनों काफी हैरान होते हैं, लेकिन उसके सामने जाहिर नहीं होने देते। साथ ही वो आदमी फार्मिन का फैन निकलता है, क्योंकि बचपन में वो उसका आइडल हुआ करता था। फिर रात में फार्मिन परेशान अपने घर में मूवी देख रहा था। दरअसल उसे मूवीज देखने का बहुत शौक था। यहाँ पता चलता है फार्मिन को अपने पास्ट के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी लीडिया उस आदमी के सामने फार्मिन के पास्ट के बारे में बात कर रही थी और उसे कुछ स्टोरी सुनाने पर उसने $30,000 कम भी कर दिए। अगली सुबह हम फार्मिन का स्टैचू देखते हैं, जो अब खस्ता हालत में है। अब उन्हें फैक्ट्री खरीदने कुछ लोगों को पार्टनर बनाना होगा, जो उनके लिए फंडिंग कर सके। इसीलिए फार्मिन और एंटोनियो गोमेज ब्रदर के पास जाते हैं। दोनों भाई टेक्नीशियन है और दोनों ही काफी बेवकूफ भी थे, लेकिन दोनों अच्छे इंसान हैं। फार्मिन और एंटोनियो उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। उन्हें कंपनी के बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन दोनों मान जाते हैं और अपने पास के $12,000 उन्हें दे देते हैं। $12,000 उनकी सालों की बचत थी। फिर दोनों एक स्टोर कीपर फोंटाना के पास जाते हैं। उसे ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो उन्हें $11,000 देता है। फिर दोनों एक बूढ़ी रिटायर्ड टीचर के पास जाते हैं, जो फिलहाल गार्डनिंग करती है। वो अपने पास की पूरी सेविंग पूरे $2,500 उन्हें दे देती है, ताकि इस छोटे से शहर के लोगों को कोई रोजगार मिल सके। फिर वो लोग केचुता के पास जाते हैं, जो एक पाउंड शॉप चलाता है। वो उन्हें $3,000 की फंडिंग करता है। साथ ही रोलो $6,000, एंटोनियो $7,000 और फार्मिन और लीडिया अपने पास की पूरी सेविंग पूरे $15,000 इस कंपनी में लगा देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। अगले दिन दोनों मेडिना नाम के आदमी के पास जाते हैं। उसका घर तालाब के बिल्कुल पास बना हुआ था। दोनों के जाते ही वहाँ एक ब्लास्ट होता है। दरअसल ये ब्लास्ट मछलियां पकड़ने मेडिना ने ही किया था। वो आर्मी में रह चुका था, इसीलिए उसे एक्सप्लोजिव की अच्छी नॉलेज थी, लेकिन हर बारिश में उसे अपने परिवार को लेकर यहाँ से जाना पड़ता है। दोनों उसे अपनी कंपनी के बारे में समझाते हैं, जिसमें बहुत सारे पार्टनर है। मेडिना भी मान जाता है और वो उन्हें $2,100 की मदद करता है। फिर भी उनके पास सिर्फ $59,000 ही जमा हुए थे,
इसीलिए फार्मिन और फंडिंग के लिए एक बिजनेस वूमन कार्मेन के पास जाता है। उसकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, वो उसे अपना प्लान समझा ही रहा था। तभी वह कार्मेन का बेटा हार्नेन आता है। मैकेनिक ने उसकी कार बना दी थी, वो अपनी माँ से पैसे लेने आया था, लेकिन कार्मेन उसे पैसे नहीं देती बल्कि अपने अकाउंटेंट से इसे हैंडल करने कहती है। हार्नेन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी माँ को ही उस पर यकीन नहीं था। कार्मेन बताती है उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसने ही इस कंपनी को संभाला है और बाप के ना होने की वजह से उसका बेटा बहुत गैर जिम्मेदार बन चुका है। इसीलिए वो अपने बेटे को फार्मिन के साथ उसकी कंपनी में रखने कहती है ताकि वो उनके साथ कुछ सीख सके। इसीलिए कार्मेन $1,00,000 फंडिंग करने तैयार हो जाती है। ये सुनकर फार्मिन काफी खुश होता है। अब उनके पास $1,60,000 जमा हो चुके थे और कार्मेन ने उस बैंक एम्प्लॉय से निगोशिएशन करके उनकी डील $2.5 लाख में फाइनल कर दी थी। अब उनके जैसे छोटे शहर के लोग पैसे बैंक अकाउंट में रखने की जगह सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखना ज्यादा सुरक्षित समझते थे। इसीलिए अगले दिन फार्मिन, एंटोनियो और लीडिया जाकर अपने पैसे बैंक के सेफ में रख देते हैं। फार्मिन के पास अब $1,60,000 थे और वो $1,00,000 का लोन लेने वाला था। शाम को सभी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि लोन होते ही वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब कुछ दिन बाद उन्हें एल्वाराडो का कॉल आता है। एल्वाराडो उस बैंक का मैनेजर है जहां फार्मिन ने पैसे रखे हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनका लोन अप्रूव हो गया होगा। इसीलिए मैनेजर ने फौरन फार्मिन को मिलने बुलाया है। फार्मिन तुरंत उसके पास जाता है। मैनेजर उसे बताता है उसके लोन की फाइल परफेक्ट है, लेकिन अभी के समय में इतना बड़ा लोन अप्रूव करने के लिए उन्हें बैंक को अच्छी स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है और उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। मैनेजर उससे पूछता है उसके सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में कितने पैसे है। फार्मिन उसे बता देता है। तब मैनेजर कहता है अगर वो अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखे पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा तो बैंक को लगेगा उसके पास पहले से 60% अमाउंट है और बैंक आराम से उसका लोन अप्रूव कर देगा। लेकिन फार्मिन को अपने पार्टनर से बात करनी थी क्योंकि वो उसके अकेले का पैसा नहीं है। मैनेजर कहता है वो आज 5 बजे अपनी एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल बैंक को भेजने वाला है क्योंकि अभी मार्च का एंड चल रहा है। अगर उसकी फाइल अभी नहीं गई तो पता नहीं उसका लोन कब अप्रूव होगा। लेकिन अगर वो अभी पैसे डिपॉजिट करवा देता है तो वो खुद सेंट्रल बैंक को कॉल करके उसका लोन मंडे तक अप्रूव करवा देगा और वो गारंटी लेता है 2 दिनों के अंदर ही उसके अकाउंट में लोन अमाउंट जमा हो जाएगी। ये सुनकर फार्मिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन सिर्फ 3-4 दिनों की ही बात थी और पैसे भी अकाउंट में ही डिपॉजिट करवाने थे। यही सोचकर फार्मिन पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा देता है। लेकिन डिपॉजिट करवाते समय कैशियर उसे मायूसी से देख रहा था। अपनी डिपॉजिट स्लिप लेकर फार्मिन बाहर आता है। सीढ़ियों पर वो एक आदमी से टकराता है, लेकिन ये एक नॉर्मल बात थी। अब 2 दिन बाद न्यूज में दिखाया जाता है अर्जेंटीना में कोरालेटो बैंक क्राइसिस आ गया है। कोरालेटो बैंक क्राइसिस 2001 में सच में अर्जेंटीना में हुआ था। 2001 में अर्जेंटीना भारी कर्ज में दब गया था। उस समय मतलब 2001 में अर्जेंटीना के फाइनेंस मिनिस्टर ने देश के सारे बैंक को लगभग रोक दिया था और जिन भी लोगों का पैसा बैंक में जमा था उन्हें एक हफ्ते में सिर्फ 2,500 पेसो ही निकालने की परमिशन थी, जो लगभग सिर्फ $1 होता है। साथ ही अकाउंट से दूसरे किसी विदेशी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी गई थी। ये न्यूज सुनते ही फार्मिन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद एंटोनियो उससे मिलने आया था। वो फार्मिन से कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फार्मिन इसके लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था क्योंकि उसने ही किसी से पूछे बगैर पैसे डिपॉजिट करवाए थे। लीडिया भी समझाती है उसकी जगह कोई और भी होता तो यही करता, लेकिन अब उन्हें सभी को ये बताना होगा क्योंकि सभी को लगता है पैसे डिपॉजिट बॉक्स में सुरक्षित है। लेकिन एंटोनियो कहता है वो सभी को समझा देगा। बाद में उनके घर स्टोर कीपर फॉन्टेना आता है। उसे कोई मतलब नहीं था बैंक में क्या हुआ है क्योंकि उसने पैसे फार्मिन को दिए थे, बैंक को नहीं, और उसे अब अपने पैसे वापस चाहिए। फार्मिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ बात बढ़ जाती है और दोनों में हाथापाई होने वाली थी। लेकिन तभी लीडिया गन लेकर बाहर आती है। वो कहती है यहाँ सिर्फ फॉन्टेना ही विक्टिम नहीं है, पूरा देश इससे गुजर रहा है और उनकी भी सारी सेविंग उसी में थी। लीडिया को इतना गुस्से में देखकर फॉन्टेना वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों बैंक के पास जाते हैं जहां उनके जैसे कई लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस मूवी में प्रदर्शन बहुत कम दिखाया गया है। असल में अर्जेंटीना में उस समय दंगे तक हुए थे। अब कुछ दिन बाद एंटोनियो फार्मिन को अपनी दुकान पर बुलाता है। वहाँ रोलो भी था। दरअसल एंटोनियो की दुकान में उस बैंक का कैशियर आया था जिसने फार्मिन के पैसे डिपॉजिट किए थे। एंटोनियो उसे यकीन दिलाता है वो उन्हें सच बता दे, वो लोग उसका नाम कभी नहीं लेंगे। तब वो बताता है जब फार्मिन पैसे जमा करके गया तब बैंक में मांजी नाम
का आदमी आया। रोलो बताता है मांजी एक लॉयर है और मेयर के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध है। फार्मिन को याद आता है ये वही आदमी है जिससे वो बैंक से निकलते समय बाहर टकराया था। दरअसल बैंक मैनेजर और मांजी मिले हुए थे। उन्हें पता था मंडे को कोरालेटो बैंक क्राइसिस आने वाली है, इसीलिए मैनेजर ने घपला करके मांजी का बहुत बड़ा लोन अप्रूव करवाया और लोन के पैसे पैसों से एक्सचेंज करके डॉलर में बदल दिए। इसका मतलब मैनेजर ने जानबूझकर फार्मिन को मैनिपुलेट करके पैसे जमा करवाए ताकि वो मांजी को डॉलर दे सके। मांजी ने आते ही अपने सारे पैसे डॉलर में विड्रॉल करवा लिए, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे फार्मिन के ही थे। ये जानते ही फार्मिन, रोलो और एंटोनियो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस मैनेजर ने जानबूझकर उन्हें फंसाया है। अगले दिन फार्मिन और लीडिया बैंक के बाहर उस मैनेजर को कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब दोनों बहुत दुखी थे और वापस आ रहे थे, लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में फार्मिन का बेटा रोड्रिगो आता है जो शहर में किसी कॉलेज में पढ़ता था। फार्मिन की हालत बहुत खराब थी, उसकी जान मुश्किल से ही बच पाई थी। वो होश में आते ही लीडिया के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पता चलता है एक्सीडेंट में लीडिया बच नहीं पाई। कुछ दिनों बाद रोड्रिगो उसे घर लेकर आता है जहां अब लीडिया नहीं थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। इस बीच अर्जेंटीना में 5 प्रेसिडेंट आए और गए, लेकिन हालत में कोई बदलाव नहीं हुआ। रोड्रिगो कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर फार्मिन के साथ रहने लगा और अब वो ही उनका गैराज और पेट्रोल पंप संभालता है। बहुत से लोग शहर छोड़कर चले गए, लेकिन कार्मेन नहीं गई। उसने जरूरत ना होने के बाद भी गोमेज ब्रदर को काम पर रखा क्योंकि उसे पता था उनके पास पैसे नहीं है और उन्हें अपने परिवार को चलाना भी है। रोलो अभी भी स्टेशन पर ही काम कर रहा था। मेडिना को अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उन गर्मियों में बारिश रुक नहीं रही थी। एंटोनियो को क्राइसिस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी टायर रिपेयरिंग की शॉप थी, लेकिन उसने अपने पास एक लोहे की रॉड रखी थी इस उम्मीद में कि कभी तो मांजी और वो बैंक एम्प्लॉय उसकी शॉप पर टायर बनवाने आएंगे। और फार्मिन वो बस बिना होप के बस सोफे पर लेटे न्यूज देखता रहता क्योंकि अभी तक लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है। एक दिन एंटोनियो और रोलो उनके घर आते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पता चला है। दोनों फार्मिन और रोड्रिगो को बताते हैं गोमेज ब्रदर में से एक की वाइफ शहर के हॉस्पिटल में नर्स है। दरअसल सल्दाना नाम का एक बूढ़ा और शराबी आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो जल्दी ही मरने वाला है। गोमेज ब्रदर में से एक की वाइफ ही उसकी देखभाल कर रही है। एक दिन उसने उस आदमी के रूम में किसी दूसरे आदमी को देखा जो उस बूढ़े आदमी का रिश्तेदार नहीं था। दरअसल वो आदमी मांजी था, लेकिन वो एक बूढ़े शराबी आदमी को देखने क्यों आया था। उसके जाने के बाद गोमेज ब्रदर की वाइफ ने सल्दाना से पूछा वो आदमी कौन था। तब उसने बताया उसने मांजी के लिए कोई काम किया था। उसने पूछा कौन सा काम। तब उसने बताया मांजी उसे एक बार उसके फार्म पर ले गया था। वह एक छोटी सी जगह पूरे पेड़ों से घिरी हुई थी। मांजी ने वहाँ 10 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा एक गड्ढा करवाया। उसके पूछने पर मांजी ने बताया था ये एक मैकेनिकल रूम है जहाँ स्विमिंग पूल की मशीन लगेगी क्योंकि वो यहाँ एक घर बनवाने वाला है। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, घर और पूल बनाने से पहले ही कोई मैकेनिकल रूम क्यों बनवाएगा। फार्मिन को ये समझ नहीं आता, लेकिन एंटोनियो उसे बताता है वो मैकेनिकल रूम नहीं बल्कि एक वॉल्ट, एक सेफ है। इसका मतलब मांजी ने उनका और अपना सारा पैसा उस वॉल्ट में जमीन के नीचे रखा है। लेकिन इस बात पर फार्मिन को कुछ खास यकीन नहीं था। उसे लगता है मांजी अपना पैसा बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में भी रख सकता है। लेकिन रोलो समझाता है सब जानते हैं गवर्नमेंट कभी भी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खुलवा सकती है। मांजी भी ये जानता है, इसीलिए हो ना हो उसने अपने पैसे छुपाने ही वो वॉल्ट बनवाई है। और फिलहाल ये बात गोमेज ब्रदर, उनकी वाइफ और उन चारों के अलावा किसी को नहीं पता। और अब रोलो और एंटोनियो उस सेफ से अपने पैसे वापस चुराना चाहते हैं, लेकिन फार्मिन नहीं मानता। उसे लगता है सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सुनकर एंटोनियो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि फार्मिंग एक होपलेस इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। एंटोनियो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तब रोड्रिगो उसे समझाता है अगर उस एक्सीडेंट में वो दोनों मर जाते तो उसे क्या लगता है वो क्या करता, इसीलिए वो भी मान जाता है। अगली रात वो लोग स्टेशन के पास उन सभी को बुलाते हैं जिन्होंने उन्हें पैसे दिए थे। फिर वो सभी को बताते हैं उनके पास अपने पैसे वापस पाने का एक रास्ता है और अगर कोई भी यहाँ से वापस जाना चाहता है
तो जा सकता है, लेकिन कोई नहीं जाता। तब फार्मिन बताता है उन्हें पता चला है मांजी ने जमीन के नीचे कोई सेफ बनवाई है और उनके पास मौका है कि वो अपने पैसे वापस पा सके। लेकिन कारमेन कहती है अगर वो उस सेफ से पैसे चुराते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो पैसे गिन सके, इसीलिए उन्हें सेफ में रखा सारा पैसा चुराना होगा, जिसमें से वो अपना शेयर रख लेंगे और बाकी पैसा डोनेट कर देंगे, क्योंकि वो पैसा मांजी का नहीं है, वो एक क्रिमिनल है। और सभी उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन उन्हें मांजी पर नजर रखवानी होगी क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। फार्मिन ने इस बारे में सोच रखा था। अगले दिन रोड्रिगो मांजी के ऑफिस जाकर कहता है वो गार्डनिंग के लिए आया है, लेकिन मांजी ने किसी को बुलाया नहीं था। तभी वहाँ मांजी की सेक्रेटरी फ्लोरिन आती है और वो रोड्रिगो से बात करती है। रोड्रिगो उससे कहता है उसकी कंपनी ने उसे इस ऑफिस में प्लांट की देखभाल करने भेजा है, जो एक ऑफर की तहत बिल्कुल फ्री है। अब फ्री में सर्विस मिल रही थी, इसीलिए फ्लोरिन मान जाती है और पौधों की देखभाल करने के बहाने रोड्रिगो मांजी पर नजर रखना शुरू कर देता है। इस तरफ बाकी सभी लोग उस फार्म पर जाते हैं। वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था। दूसरी तरफ ऑफिस में फ्लोरिन उससे प्लांट्स के बारे में सवाल कर रही थी और रोड्रिगो किसी तरह उसे जवाब दे रहा था। दूसरी तरफ सभी टूल्स लेकर उस छोटे से जंगल के अंदर जाते हैं। बाहर हार्नेन ने नजर रखी हुई थी। अंदर जाने पर उन्हें एक बाउंड्री मिलती है जिसके बीचों बीच कुछ छुपा हुआ था। सबसे पहले फार्मिन अंदर जाता है ये चेक करने के लिए कि कहीं यहाँ कोई ट्रैप तो नहीं छुपा, लेकिन उसके आगे जाते ही ऑफिस में मांजी को एक कॉल आता है जिसमें कोई रोबोटिक वॉइस में सेफ के पास जल्दी जाने बोल रहा था। इसका मतलब उस वॉल्ट के आसपास मोशन सेंसर लगे हैं। मांजी तुरंत अपने ऑफिस से वॉल्ट के पास जाने निकलता है। उसे घबराया हुआ जाता देख रोड्रिगो बहाना बनाकर ऑफिस से दूर जाता है। इस तरफ फार्मिन को उस वॉल्ट का दरवाजा मिल गया था। तभी रोड्रिगो हार्नेन को कॉल करके बताता है वहाँ कोई अलार्म लगा है और मांजी वहाँ आ रहा है। वो तुरंत जोर से चिल्लाता है कि वहाँ अलार्म है और मांजी आ रहा है। सब उसकी आवाज सुन लेते हैं। वो लोग तुरंत वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ मांजी बहुत स्पीड से वहाँ आ रहा था, लेकिन वो लोग सही समय पर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ मांजी पहुँचता है। वो तुरंत सेफ के पास जाता है, फिर चाबी लगाकर उसका दरवाजा खोलता है। नीचे उतरते ही वो पहले वॉल्ट का दरवाजा देखता है जो बिल्कुल ठीक था और उस वॉल्ट की बैटरी भी 100% चार्ज थी। उसे समझ नहीं आता फिर अलार्म कैसे बजा। अब रात में सब परेशान हो रहे थे कि आगे क्या करे, क्योंकि वहाँ अलार्म लगा है। यह रोड्रिगो बताता है शायद वॉल्ट के पास जाने पर मांजी के फोन में अलार्म बजता है, क्योंकि उसने यही देखा है। लेकिन मांजी ने पुलिस को कॉल नहीं किया, इसका मतलब वहाँ रखा पैसा ब्लैक मनी है। कारमेन को लगता है उन्हें मांजी के वहाँ पहुँचने का टाइम नोट करना चाहिए और उसके आने से पहले चोरी कर लेनी चाहिए। लेकिन फार्मिन कहता है उन्हें फिलहाल नहीं पता वो वॉल्ट आखिर चीज क्या है, क्योंकि उसने सिर्फ स्टील का दरवाजा देखा है। पता नहीं उसे खोलने में कितना टाइम लगेगा, और वैसे भी यहाँ ज्यादातर सब बूढ़े लोग हैं, वो इतनी जल्दी ये काम नहीं कर सकते। उन्हें अलार्म ऑफ करने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। हार्नेन के पास एक आइडिया था, लेकिन कारमेन उसे बोलने नहीं देती। तभी फार्मिन उसे शांत करवाकर हार्नेन से उसका आइडिया पूछता है। हार्नेन कहता है अगर उन्हें पता चल जाए वो वॉल्ट किस कंपनी ने बनाई है तो वो आसानी से उस वॉल्ट की डिटेल निकाल सकते हैं और अलार्म बंद करने का तरीका भी। उन्हें वॉल्ट के बिल से पता चल जाएगा वॉल्ट किस कंपनी की है, और ये काम रोड्रिगो कर सकता है। सभी हार्नेन के आइडिया की तारीफ करते हैं। अगले दिन रोड्रिगो मांजी के ऑफिस में गार्डनिंग कर रहा था। तभी मांजी फ्लोरिन को बताता है उस बैंक मैनेजर की मौत हो गई। रोड्रिगो भी ये सुन रहा था। उसकी मौत घर में गैस लीक से हुई है। ये न्यूज सुनकर मांजी को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस मैनेजर के साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे। इसीलिए वो ऑफिस से अपने घर चला जाता है। उसके जाने के बाद फ्लोरिन रोड्रिगो को बताती है वो पढ़ाई करने दूसरे शहर जाने वाली थी, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से उसे अपनी फैमिली की हेल्प करने यही रुकना पड़ा। लेकिन वो थोड़ी लकी है कि उसे ये जॉब मिल गई। जब फ्लोरिन बाथरूम जाती है, रोड्रिगो वहाँ रखी बिल्स की फाइल चेक करने लगता है। उसमें उसे सियोन अलार्म नाम का बिल मिल जाता है। उसका नाम और एड्रेस पढ़ते ही वो उस फाइल को अपनी जगह रख देता है। तभी फ्लोरिन वापस आती है। तब रोड्रिगो नर्वसनेस में अच्छे खासे पौधे को काट देता है और उसके पूछने पर बहाना बनाने लगता है। फिर वो उस पौधे को लेकर उस रिटायर टीचर के पास लाता है जो फिलहाल गार्डनिंग करती है। फिर घर आकर उस बैंक मैनेजर की मौत की खबर फार्मिन को देता है। लेकिन ये सुनकर फार्मिन खुश नहीं होता, क्योंकि वो मैनेजर तो कमीना था ही, लेकिन इन सब में उसके बीवी और बच्चों की गलती नहीं थी। वो रोड्रिगो को समझाता है वो इतने बुरे लोग नहीं है कि किसी के मरने पर खुशियां मनाए, चाहे मरने वाला उनका दुश्मन ही क्यों ना हो। अगले दिन फार्मिन और हार्नेन कस्टमर बनकर उस वॉल्ट के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पता चलता है उस वॉल्ट में मोशन सेंसर, प्रेशर सेंसर, माइंड सेंसर सब कुछ लगा हुआ है। अगर कोई भी उस वॉल्ट के आसपास भी गया तो सिस्टम 120 सेकंड में सिलेक्टेड
डायरेक्ट फोन पर एक कॉल के रूप में अलार्म भेजता है। जमीन के अंदर होने की वजह से उन सेंसर को ढूंढ नहीं सकते, इसीलिए सेंसर बंद भी नहीं कर सकते। उस वॉल्ट का सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है और पावर जाने पर बैटरी से, और बैटरी 48 घंटों तक चलती है। 50% बैटरी नीचे जाने पर वॉल्ट एक नोटिफिकेशन भेजकर अलार्म बंद कर देती है, लेकिन उसके साथ वॉल्ट भी लॉक हो जाता है। अगर कभी 2 दिनों के लिए बिजली चली भी जाए तब भी उनका सेफ 48 घंटों तक सुरक्षित रहेगा, और 48 घंटों तक तो वो आराम से सेफ तक पहुंच सकते हैं। मतलब उस सेफ को मात देना लगभग नामुमकिन है। वही रोड्रिगो उस प्लांट को ठीक करके फ्लोरिन के पास आता है और बातों ही बातों में उससे डेट के लिए पूछता है। फ्लोरिन ये सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन रोड्रिगो की उम्मीदें तोड़ते हुए कहती है उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। रोड्रिगो उसे प्लांट देकर नेक्स्ट वीक आने का बोलकर चला जाता है। अब फिर से सब परेशान थे कि आगे क्या करे। यहाँ मेडिना मांजी को मारकर पकड़ने बोलता है ताकि वो खुद उन्हें वॉल्ट दे दे, लेकिन वो सभी पीसफुल लोग थे, मारना पीटना उन्हें आता नहीं था। अब फार्मिन को कोई तरीका सोचना ही होगा कि वो अलार्म को बंद कैसे करे। अब रात में परेशान फार्मिन बाहर बैठे लीडिया को याद कर रहा था। तभी उसे ध्यान आता है एक बार वो लीडिया के साथ कोई मूवी देख रहा था। वो तुरंत जाकर उस मूवी की कैसेट ढूंढता है, उसे कैसेट मिल जाती है। फिर वो रोड्रिगो को जगाकर कहता है उसने अलार्म बंद करने का तरीका ढूंढ लिया। फार्मिन उसे वो मूवी दिखाता है जिसमें चोर को एक मूर्ति चुरानी थी, लेकिन रोड्रिगो कहता है ये मूवी बहुत पुरानी है। लेकिन बात मूवी की नहीं थी बल्कि उस आइडिया की थी जिसे चोर इम्प्लीमेंट करता है। फिर वो ये मूवी सभी को दिखाता है कि कैसे चोर बार बार उस मूर्ति के अलार्म को बूमरैंग से एक्टिवेट कर रहा था और बार बार सिक्योरिटी उसे चेक करने आ रही थी, और आखिर में इसे कोई टेक्निकल ग्लिच समझकर और थक हार कर सिक्योरिटी उस अलार्म को बंद कर देती है। फिर फार्मिन उन्हें समझाता है उनके प्लान में थोड़ा चेंज है। अलार्म की जगह उन्हें मांजी को यकीन दिलाना होगा कि वॉल्ट की बैटरी खराब हो गई है, और जब उसे यकीन हो जाएगा बैटरी सच में खराब हो गई, वो वॉल्ट को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर रखेगा और तब वो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे जिससे अलार्म भी बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक कैच था। फार्मिन बताता है उन्हें सिर्फ वॉल्ट की इलेक्ट्रिसिटी काटनी नहीं है बल्कि एक पूरा ब्लैकआउट लाना है। मतलब उन्हें लगभग सारे शहर की पावर उड़ाना होगा। तब मांजी को यकीन होगा सिर्फ वॉल्ट की बिजली नहीं गई बल्कि पूरे शहर की बिजली गई है। रोलो को समझ नहीं आता वो इतना बड़ा ब्लैकआउट कैसे जनरेट करेंगे। तब रोड्रिगो बताता है उन्हें पावर प्लांट के पास का एक ट्रांसफार्मर उड़ाना होगा। एंटोनियो को ये पागलपन लगता है, लेकिन फार्मिन समझाता है ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। कई बार तूफान आने की वजह से शहर में ब्लैकआउट हुआ है, मतलब पूरे शहर की लाइन गई है, और यही मांजी भी सोचेगा कि सिर्फ उसके वॉल्ट की नहीं पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी गई है, तब ही वो बेफिक्र होगा। एंटोनियो मान नहीं रहा था, लेकिन फार्मिन उसे मना लेता है। फिर वो बाकी सभी लोगों को बुलाकर समझाते हैं सबसे पहले उन्हें पता लगाना होगा उस वॉल्ट में कनेक्शन कौन से पोल से आ रहा है, और जब उन्हें वो पोल मिल जाएगा उन्हें पता करना होगा उस पोल से केबल कहाँ से गई है। गोमेज ब्रदर पता लगा लेते हैं वो पोल कौन सा है, और वहाँ से केबल जमीन के नीचे से गई थी। कार्मेन को ये कुछ समझ नहीं आता। हार्नेन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। फार्मिन उसे समझाता है उन्हें मांजी को सोचने पर मजबूर करना है कि वॉल्ट का अलार्म तो ठीक है लेकिन उसकी बैटरी खराब हो गई है, इसीलिए उन्हें लाइन बार बार काट कर वापस जोड़ना होगा। इसीलिए उन्हें पता होना चाहिए केबल कहाँ से गई है। वो डायरेक्ट पोल से या पोल के आसपास गड्ढा नहीं कर सकते, वरना मांजी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को ढूंढ सकता है। हरनान के कुछ बोलने पर कार्मेन उसे चुप करा देती है और वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फार्मिन उसे समझाता है यहाँ हर किसी का सुझाव जरूरी है। कुछ देर में हार्नेन मेटल डिटेक्टर लेकर वापस आता है जिससे वो केबल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। सबको ये आइडिया काफी पसंद आता है। वो अपनी माँ कार्मेन से कहता है कभी कभी उसे उसकी बात सुननी चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फार्मिन और एंटोनियो मेटल डिटेक्टर की मदद से उस केबल को फॉलो कर रहे थे। वो एक सुनसान जगह को चुनते हैं जो पोल से बहुत दूर थी और मांजी और उसकी जमीन से भी दूर थी। फार्मिन खोदकर केबल निकालता है और उसे काट देता है जिससे वॉल्ट की इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है और वॉल्ट बैटरी पर चल रहा था। फिर एंटोनियो, फार्मिन और रोलो ट्रांसफार्मर को ढूंढते हैं जिसे उन्हें उड़ाना है। उन्हें वो ट्रांसफार्मर मिल जाता है, लेकिन फिलहाल उन्हें पता नहीं ट्रांसफार्मर उड़ाना कैसे है। फार्मिन कहता है वो कुछ सोच लेगा। अब 24 घंटों बाद मांजी भागता हुआ वॉल्ट के पास आता है क्योंकि बैटरी के 50% कम होने पर वॉल्ट ने अलार्म बजा दिया था। दूसरी तरफ फार्मिन पूरा टाइम नोट कर रहा था कि अभी कितनी % बैटरी बची होगी, इसीलिए 50% से कम होने पर वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वापस जोड़ देते हैं। मांजी दौड़ता भागता फौरन जाकर वॉल्ट को चेक करता है, लेकिन वहाँ अब इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी थी और बैटरी कुछ % कम थी। फार्मिन और रोलो ने दूर से उस पर नजर
कर रखी थी। वो बाहर आकर किसी को कॉल करता है। दोनों उसे परेशान देखकर मजे ले रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ वोल्ट कंपनी का एम्प्लॉय आता है। वो दोनों जाकर वोल्ट चेक करते हैं, लेकिन पूरे सर्किट काम कर रहे थे, लेकिन बैटरी 50% ही चार्ज थी, जो अब पूरी चार्ज हो चुकी थी। और जब वो पिछली बार आया था बैटरी फुल चार्ज थी। ये सुनते ही वो कहता है जरूर इलेक्ट्रिसिटी गई होगी, लेकिन मांझी कहता है लाइन नहीं गई, क्योंकि कनेक्शन पास ही के गांव से आया है। वहाँ लाइन नहीं गई तो यहाँ कैसे जाएगी। ये सुनकर उस आदमी को समझ नहीं आता फिर क्या हुआ होगा, बैटरी कम कैसे हुई, क्योंकि सब कुछ तो ठीक है। बाहर आने पर वो आदमी बस ऐसे ही बोल देता है उसने बहुत दूर सुनसान जगह पर वोल्ट बनवाई है। लेकिन ये सुनकर मांझी को गुस्सा आ जाता है कि उसे क्या मतलब, वोल्ट कहाँ लगी है। वो गुस्से में अपनी गन निकाल लेता है। वो आदमी डर के मारे कहता है उसने बस ऐसे ही बोल दिया। वही फार्मिन और रोलो भी ये देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था मांझी इतना खतरनाक आदमी है। वो आदमी घबराते हुए मांझी से कहता है वो उसके लिए पूरे इंस्टॉलेशन को चेक कर देगा, वो भी फ्री में। थोड़ी देर बाद मांझी शांत होकर उस आदमी से माफी मांगने लगता है। फिर वो दोनों जाकर पोल पर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ भी सब कुछ ठीक था। वो आदमी कहता है वोल्ट में बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट लगे हैं और उसे लगता है यहाँ पावर कनेक्शन ठीक नहीं है, कम ज्यादा होता रहता है। इसीलिए बैटरी कम होने पर वोल्ट ने उसे अलार्म बंद होने का नोटिफिकेशन भेजा। वो कहता है अगर मांझी चाहे तो वो सर्किट को चेक करवाने दूसरे शहर भिजवा सकता है, लेकिन इससे उसकी वोल्ट 2 हफ्तों तक बिना अलार्म के रहेगी। मांझी इसके लिए नहीं मानता, इसीलिए वो कहता है अगर उसे लगता है प्रॉब्लम बैटरी सेंसर में है तो वो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे। मांझी को लगता है हो सकता है ये सिस्टम का कोई बग हो, लेकिन वो आदमी कहता है सिस्टम में कोई बग नहीं है। उसे अभी भी लगता है इलेक्ट्रिसिटी में ही फॉल्ट है, जो बिल्कुल सही भी था, लेकिन मांझी को उस पर यकीन नहीं होता और वो उसे वापस भिजवा देता है। रात में सभी लोग फिर से मीटिंग करते हैं। अब उन्हें पता है कि मांझी बहुत खतरनाक है। कार्मेन को कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी लोग भी डिसाइड करते हैं वो प्लान कंटिन्यू करेंगे। अब उन्हें बार बार बैटरी कम करके मांझी को पागल करना है। अगले दिन वो लोग उस केबल के जॉइंट में एक लीवर लगा देते हैं और अब होता है खेल शुरू। जब भी बैटरी 50% से कम होती मांझी को नोटिफिकेशन आता, वो दौड़ता हुआ वहां आता। तब तक वो लोग कनेक्शन ऑन कर देते, जिससे उसे बैटरी चार्ज होते हुए दिखाई देती। अब उसे कभी मीटिंग के बीच में, कभी ऑफिस के बीच में, कभी सोते हुए, कभी आधी रात में, यहाँ तक कि कभी कभी सुबह सुबह वहाँ भागकर आना पड़ता। मांझी लगभग पागल ही हो गया था और आखिर में थक हार कर वो वोल्ट का बैटरी कनेक्शन निकाल कर उसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पर रख देता है। आगे एंटोनियो उन्हें एक गोडाउन में लेकर आता है। यहाँ हाईवे के काम का सामान रखा हुआ था, जहाँ एक जेसीबी भी थी, जिससे उनका काम आराम से हो जाएगा। साथ ही एंटोनियो फार्मिन को दिखाता है वहाँ 90 किलो डायनामाइट है, लेकिन रोलो कहता है वो जेसीबी काम नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत पुरानी है, लेकिन फार्मिन को पूरा यकीन है रोलो उसे ठीक कर लेगा। दूसरी तरफ मांझी के ऑफिस में जब रोड्रिगो बाथरूम जाता है, उसके पीछे फ्लोरिन आती है। गलत न सोचो, यहाँ कुछ ऐसा वैसा नहीं होता। दरअसल फ्लोरिन को रोड्रिगो पर शक हो गया था। वो उससे पूछती है आखिर चल क्या रहा है। पहले तो रोड्रिगो अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लोरिन कहती है वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि जब भी रोड्रिगो यहाँ आता है तब उसके बॉस मांझी के फोन का अलार्म बजता है और वो कहीं भागकर चला जाता है। और फ्लोरिन को उससे ज्यादा प्लांट्स के बारे में पता है। वो धमकी देती है वो उसे सब बता दे, वरना वो मांझी को सब कुछ बता देगी। रोड्रिगो कुछ बोल नहीं रहा था, इसीलिए फ्लोरिन मांझी को बताने जाती है, लेकिन मांझी जल्दबाजी में कहीं निकल जाता है। रोड्रिगो फ्लोरिन के सामने ही फोन करके बताता है मांझी निकल चुका है। तब वो फ्लोरिन को सब बता देता है कि कैसे उसके बॉस मांझी ने बैंक मैनेजर के साथ मिलकर क्राइसिस के 2 दिन पहले बैंक में जमा लाखों डॉलर निकाल लिए। फ्लोरिन को लगता है इसीलिए अब वो मांझी से उन पैसों को चोरी करने वाले हैं, लेकिन रोड्रिगो कहता है वो चोरी नहीं कर रहे, वो बस अपना पैसा वापस ले रहे हैं और अगर वो चाहे तो उसके परिवार का पैसा भी उसे मिल सकता है। लेकिन फ्लोरिन मना कर देती है और उसे फिलहाल यहाँ से जाने कहती है। रोड्रिगो उसे बताता है उसने और उसके डैड ने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि उसकी मॉम को भी, उस एक्सीडेंट की वजह से, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मांझी ही है और उसे उस फैक्ट्री को शुरू करना है क्योंकि ये उसके मॉम का सपना था। फिर उसे अपना असली नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मांझी को रास्ते में एंटोनियो और गोमेज ब्रदर पोल पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। वो रुककर उनसे पूछता है क्या हुआ है। एंटोनियो बताता है यहाँ वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम हुई है। साथ ही बातों
में उसे बताता है उसके वॉल्ट तक जाने वाला कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, ये एक अलग लाइन है। उसके जाते ही वो किसी को फोन करके कनेक्शन जोड़ने और वहां से निकलने कहता है। वो गोमेज ब्रदर को बताता है जब वो वॉल्ट में जाएगा उसे सब कुछ ठीक मिलेगा। उन्होंने जानबूझकर वॉल्ट के पास जाकर अलार्म बजाया ताकि उन्हें समझ में आ जाए मांजी ने वॉल्ट को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है। वही रात में जब रोड्रिगो फार्मिन को बताता है फ्लोरिन को सब पता चल चुका है, फार्मिन सब कुछ बंद करके पीछे हटने कहता है। रोलो और एंटोनियो उसे समझाने की कोशिश करते हैं मांजी ने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, उन्हें बस तूफान का इंतजार है, लेकिन फार्मिन नहीं मानता। रोड्रिगो कहता है वो फिर से एक बार फ्लोरिन के पास जाकर उससे बात करेगा कि उसने मांजी को सब कुछ बताया या नहीं, लेकिन फार्मिन नहीं मानता क्योंकि उसने पहले ही अपनी बीवी को खो दिया था। अब वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो सब कुछ कैंसिल कर देता है। अगले दिन वहाँ तूफान आने वाला था। रोड्रिगो फार्मिन से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है जब वो फ्लोरिन को सब बता रहा था उसे लगता है वो उसकी बात समझ रही थी, लेकिन फार्मिन नहीं मानता क्योंकि वो फ्लोरिन को जानता ही कितने टाइम से है। उल्टा उसे लगने लगा था अब तक मांजी को सब कुछ पता चल चुका होगा और अब वो सतर्क भी हो चुका होगा। कुछ देर बाद सभी उनके घर आते हैं। अब उन लोगों को पीछे नहीं हटना था, चाहे फार्मिन उनके साथ हो या ना हो। इस बीच रोड्रिगो कहता है वो भी उनके साथ आएगा और वो भी अपनी गाड़ी से बाकियों के पीछे चला जाता है। अब कुछ देर बाद ही तूफान भी आने वाला था। दूसरी तरफ मांजी किसी पार्टी में था। इस तरफ सभी वेयर हाउस से सामान कलेक्ट करते हैं और एंटोनियो और रोलो ने जेसीबी को ठीक भी कर लिया था और कुछ देर बाद वहाँ फार्मिन भी आ जाता है। रोड्रिगो उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर फार्मिन सभी को बताता है उनके अलग अलग होने पर अगर फोन से कांटेक्ट ना हो पाए तो वो आसमान में फ्लेयर छोड़ेंगे जो सिग्नल होगा कि उनका काम हो गया है। दूसरी तरफ मांजी पार्टी एंजॉय कर रहा था। इस तरफ सभी 3 टीम में बढ़ जाते हैं। जेसीबी के साथ एंटोनियो था, फार्मिन गोमेज ब्रदर, रोड्रिगो और हार्नेन के साथ वॉल्ट के पास था। रोलो मेडिना के साथ ट्रांसफार्मर उड़ाने गया था। एंटोनियो फार्मिन को कॉल करके कहता है उसने अपना काम कर दिया। अब तक तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। फार्मिन रोलो को कॉल करता है कि वो ट्रांसफार्मर उड़ा दे। मेडिना एक रिमोट कंट्रोल कार पर डायनामाइट लगाकर उसे ट्रांसफार्मर के पास ले जाता है, लेकिन रोलो के बार बार बोलने से वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से ट्रांसफार्मर को उड़ाना है। नतीजतन डायनामाइट ऐसी जगह फटता है जिससे कुछ नहीं होता और अब उनके पास रिमोट कंट्रोल कार भी नहीं है। रोलो कहता है अब उन्हें कुछ धमाकेदार करना होगा, इसीलिए वो अपने कार की डिक्की में रखे पूरे डायनामाइट को जला देते हैं और कार को एक्सेलेटर देकर ट्रांसफार्मर की तरफ धक्का दे देते हैं। लेकिन वो अपना फोन कार में ही भूल गए थे। फार्मिन उन्हें कॉल कर रहा था क्योंकि अभी तक लाइन नहीं गई। तभी कार में जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा प्लांट ही ब्लास्ट हो जाता है और वो धमाका फार्मिन और एंटोनियो को भी दिखाई देता है और इस धमाके से सिर्फ उस एरिया की नहीं बल्कि पूरे शहर की ही लाइन चली जाती है, यहाँ तक कि जहाँ मांजी पार्टी कर रहा था वहाँ की भी। तभी उसका फोन बजता है कि अलार्म बंद हो गया, लेकिन जैसा वो देख रहा था वहाँ की भी लाइन चली गई तो उसे लगता है वॉल्ट के पास की भी लाइन गई होगी। अपनी बीवी के पूछने पर वो कहता है सब कुछ ठीक है। इधर अब उन्हें लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया, अब उन्हें जल्दी अपना काम करना होगा। पार्टी में मांजी वेटर से लाइट के बारे में पूछता है। वो कहता है बिजली गिरने से लाइन गई है। इस तरफ वो लोग वॉल्ट तक पहुंच गए थे। गोमेज ब्रदर वॉल्ट के गेट को काटना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ मांजी की वाइफ बताती है उनके घर तक लाइन गई हुई है। ये सुनकर मांजी को कुछ शक हो जाता है। वो उस एरिया में किसी को कॉल करता है जहाँ ट्रांसफार्मर है। तब वो बताता है ये ब्लैकआउट बिजली गिरने से नहीं हुआ बल्कि किसी ने बम से पूरे प्लांट को ही उड़ा दिया है। ये सुनते ही मांजी वॉल्ट के पास जाने फौरन निकलता है। दूसरी तरफ वो लोग लॉक को काट कर दरवाजा खोल लेते हैं। सबसे पहले फार्मिन नीचे उतरता है और उसके पीछे रोड्रिगो। लाइट गई हुई थी और जब वो लोग सामने वाला ब्लॉक खोलते हैं उसमें बहुत सारे पैसे रखे थे, $1.5 लाख से कहीं ज्यादा। फार्मिन और एंटोनियो तुरंत पैसों को बैग में भरने लगते हैं। इस तरफ मांजी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। दोनों सारे पैसे निकाल लेते हैं। वहाँ कुछ फाइल्स भी थी। फार्मिन उन फाइल्स को भी आग लगा देता है। वो लोग पैसे लेकर रोड पर आते हैं, लेकिन तभी उन्हें मांजी की कार की लाइट दिखाई देती है। सब जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन फार्मिन 2 सेकंड के लिए वही रुक जाता है और तभी मांजी की कार एक गड्ढे में गिर जाती है जो एंटोनियो ने जेसीबी से बनाया था और वो लोग आराम से निकल जाते हैं क्योंकि मांजी भागकर तो उनका पीछा नहीं कर सकता। वो बाहर आकर उनकी तरफ फायर करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एंटोनियो को पता चलता है काम हो गया। वही रास्ते में उन्हें रोलो और मेडिना मिलते हैं। वो एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने आखिरकार कर ही लिया। फार्मिन एक बैग हार्नेन को देता है ताकि वो उसे अपनी
मॉम के पास ले जाए और दूसरा बैग वो खुद ले जाता है। फिर सभी अलग अलग रास्तों पर स्प्लिट हो जाते हैं। इस तरफ जब मांजी वॉल्ट के पास जाता है वहाँ आग लगी हुई थी। ये देखते ही मांजी चिल्लाने लगता है और वही बुरी तरह रोना शुरू कर देता है। अगले दिन हमें पता चलता है हार्नेन अपनी माँ के पास आया ही नहीं, वो पैसे लेकर भाग गया। उस बैग में लगभग $2 मिलियन थे। कार्मेन कहती है अब उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा और वो सही थी, हार्नेन कभी वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद फार्मिन ने अपनी फैक्ट्री लीडिया के बर्थडे के दिन शुरू कर ली और उसने लगभग 57 लोगों को नौकरी दी। बाकी सब भी उस फैक्ट्री में पार्टनर थे, इसीलिए उनकी जिंदगी भी बदल गई। बची हुई अमाउंट उन लोगों ने चैरिटी कर दी और कुछ दिन बाद फ्लोरिन रोड्रिगो के पास आती है। आखिरी सीन में हम फार्मिन को अपने पोते के साथ खेलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।